स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ब्रिक्स समिट के पर्सपेक्टिव से है। ब्राज़ील के वहाँ पे रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स के लीडर्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसके डिक्लेरेशन को अडोप्ट करते हुए इंडिया का जो स्टैंड है टेररिज्म के रिगार्डिंग में, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इंडिया का स्टैंड है कि 20वीं सेंचुरी के समय इस्टेब्लिश हुए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म का ज़रूरत है। अदर एरियाज़ के जो लोग हैं, अदर एरियाज़ के जो कंट्रीज़ हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। उसको भी आप देखिए कि डिक्लेरेशन के अंदर इंक्लूड है, वो किया गया। समिट को एड्रेस करते हुए पीएम सर के द्वारा ग्लोबल साउथ का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मेंशन किया गया कि ग्लोबल साउथ को जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। और आप देखिए कि पिछले कुछ समय से इंडिया ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप से इमर्ज हुआ है। 20वीं सेंचुरी के समय जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए थे, कौन से इंस्टीट्यूशन, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, जिनको कि जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में सेटअप किया गया। तो आप देखिए कि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, जो हमेशा किसी ना किसी डोमिनेटेड पावर के कॉलोनी रहे हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो यहाँ पे वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म का ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि G4 एक क्लब भी है, G4 ग्रुप है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं जिनको कि यहाँ पे मोर रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। 2 कंट्रीज़ तो आपको ब्रिक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप का जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, उसको भी आप देखिए कि सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है डिक्लेरेशन के थ्रू में। इंडिया और ब्राज़ील के अलावा G4 का जो पार्ट है वो कौन है स्टूडेंट्स, जापान है। जापान के अलावा आप देखिए कि जर्मनी है, जापान और जर्मनी भी इसका पार्ट है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी का जो प्रपोजल है सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म का, उसको अपोज करते हैं, जिनको कि हम कॉफ़ी क्लब के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो आप देखिए कि नाइबर ही हैं, इन्हीं कंट्रीज़ के कोई ना कोई नाइबर हैं। जैसे इंडिया का जो मेंबरशिप है उसको अपोज करता है पाकिस्तान, ब्राज़ील का जो मेंबरशिप है उसको वेनेजुएला के द्वारा या अर्जेंटीना के द्वारा अपोज किया जाता है। जापान की मेंबरशिप को अपोज करता है साउथ कोरिया। और आप देखिए कि डेट जर्मनी का जो मेंबरशिप है उसको इटली नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा अपोज किया जाता है। तो वो जो बेसिकली क्लब है रिफॉर्म को जो अपोज करता है, जिसको कि हम कॉफ़ी क्लब के नाम से जानते हैं। कॉफ़ी क्लब आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम ब्रिक्स के ही हमारे पीएम सर के एड्रेस के बारे में डिस्कस करें, तो उनके द्वारा यूएन का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो CCIT इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन फॉर द इंटरनेशनल टेररिज्म, उसको अडोप्ट करने के बारे में कहा गया। डिक्लेरेशन के अंदर में जो इजराइल एंड US के द्वारा ईरान के वहाँ पे जो अटैक किया गया था, जिसको कि UN चार्टर का जो वायलेशन के रूप से भी कंसिडर है वो किया गया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन के बारे में था। अब आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंबरशिप के पर्सपेक्टिव से है वो आपको पता होना चाहिए। इनिशियली आप देखिए कि जो ब्रिक्स है वो एज ए ब्रिक के रूप से सेटअप होता है, बाद में साउथ अफ्रीका उसको ज्वाइन करता है और ये एक इंस्टीट्यूशन बनता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये इंस्टीट्यूशन बनता है, जिसके अंदर मोर मेंबर्स को यहाँ पे ऐड करने के बारे में प्रपोजल है उसको रखा गया। अब प्रेजेंट समय में आपको जो 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसके ऑफिशियली जो मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। 5 तो यहाँ पे हैं। अदर 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, आप देखिए कि ईरान है, ईरान के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा स्टूडेंट्स आपको इथोपिया है, इथोपिया है जो कि ब्लू नाइल रिवर के ऊपर में वहाँ पे डैम भी बनाया गया है। इथोपिया के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इजिप्ट है, इथोपिया के अलावा इजिप्ट है। सऊदी अरेबिया को मेंबरशिप के लिए इनवाइट किया है, अभी ऑफिशियली उन्होंने इसको नहीं ज्वाइन किया है। इसके अलावा अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था मेंबरशिप के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेंबरशिप को। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से जो इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया है, उसको भी एज ए मेंबर के रूप से इंक्लूड किया गया। तो 5 ऑलरेडी थे, 5 न्यू कंट्रीज़ हैं वो इसका पार्ट हैं, वो बने हैं।
इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ग्लोबल जो गवर्नेंस रिफॉर्म का ज़रूरत है, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या डोमिनेटेड पावर्स का डबल स्टैंडर्ड है उसको ना फेस करना पड़े, जो हमेशा उनको किसी ना किसी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इश्यू हो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का इश्यू हो, जहाँ पे डोमिनेटेड जो कंट्री हैं उनका एक डबल स्टैंडर्ड फेस करना पड़ता है। तो उन सभी थिंग्स के बारे में मेंशन करते हुए डिक्लेरेशन का जो अडोप्शन है वो एग्जिस्टेंस में आया है। अब इंडिया के जो पीएम सर ये 5 कंट्रीज़ के विजिट के लिए गए हैं, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में या डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जब G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था तो ग्लोबल साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया गया था कि ग्लोबल साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो। उसी ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए अफ्रीकन यूनियन, हेडक्वार्टर कहाँ है अफ्रीकन यूनियन का? एडिस अबाबा के अंदर में। तो आप देखिए अफ्रीकन यूनियन को एज ए G20 का जो मेंबर है उसके रूप से इंक्लूड किया गया इंडिया के वहाँ पे जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे जो पीएम सर इन कंट्रीज़ के लिए गए हैं ये कभी ना कभी कॉलोनी हुआ करते थे। कोई भी डोमिनेटेड जो पावर है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, या आप देखिए कि ब्रिटेन है, उनकी कभी ना कभी जो कॉलोनी है वो हुआ करते थे। तो एक तो कॉलोनियल जो पास्ट है इन कंट्रीज़ का उसको ये शेड करता है, जहाँ पे आप देखिए कि घाना के लिए गए हैं, घाना के अलावा त्रिनिडाद एंड टैबोको है, फिर उसके बाद में अर्जेंटीना के विजिट के लिए गए, अब ब्राज़ील के लिए हैं और आते वापस से रिटर्न करते हुए नामीबिया के लिए जाएंगे, जहाँ पे एक लीडर हैं जो कि जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट उनके द्वारा किया गया था। काफ़ी बिग नेम है नामीबिया के रिगार्डिंग में। फिर इसके अलावा इंडिया का जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर डोमेन के अंदर में जो कोऑपरेशन है उसको भी ये बूस्ट करेगा। स्पेशली फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर है जो यहाँ पे न्यू इमर्ज हुआ है कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में। खाना के अंदर में वैक्सीन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उसको वैक्सीन हब के रूप से डेवलप किया जा सकता है वेस्टर्न एशिया के अंदर में। वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर में फार्मास्यूटिकल के ही रिगार्डिंग में त्रिनिडाद एंड टैबोको के कंट्री के वहाँ पे भी जो रिलेशंस हैं वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं। जो हमारा कोलिशन है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में CDRI, उसका भी जो ज्वाइन करने के बारे में कहा गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है और फार्मास्यूटिकल या ग्लोबल साउथ का जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, और कभी इनमें से कुछ कंट्रीज हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसके भी पार्ट हुआ करते थे। तो ये कुछ हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करता है इस तरीके से इन कंट्रीज़ के साथ में जो कोऑपरेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपना जो स्टैंड है वो बताया गया है कि किसी भी तरीके से जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन प्रोसेस है उसका इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं किया जाएगा। उनका जो स्टैंड है उसके रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, स्पेशली जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी अब अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेटिशन है उसको फाइल किया जाएगा। तो ये इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से हैं। क्या आपको पता होना चाहिए? अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वोटर लिस्ट है उसको प्रिपेयर करना इलेक्शन से पहले, उसको पब्लिश भी किया जाता है और उसके रिगार्डिंग में भी जो डेट है वो मेंशन की जाती हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर में आप अगर आपका नेम नहीं है तो आप इंक्लूड करवा सकते हो। एक विंडो है वो दिया जाता है वोटर लिस्ट का जब पब्लिकेशन हुआ करता है उससे पहले। जिन एरियाज़ के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, इलेक्शन जो ऑफिशियल्स हैं वो स्वीप का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। स्वीप प्रोग्राम एक अल्टीमेट प्रोग्राम है जिसके थ्रू वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है, वोटिंग प्रोसेस में कैसे आपको अपना जो वोट है उसको कास्ट करना है, उसके बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होता है। अब यहाँ पे वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन एंड उस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में है जिसके रिगार्डिंग में पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने रीड भी किया है। आपको पता होना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 326 के अंदर में मेंशन है। हमारे यहाँ पे बेसिक क्या क्राइटेरिया है, हमारा वो जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर में आपका नेम इंक्लूड होने की रिगार्डिंग में इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए, आपको वोटिंग राइट है वो होना चाहिए और मिनिमम जो एज है वो आपका 18 ईयर को क्रॉस कर चुका हो। 18 ईयर से कम का एज को क्या वोटिंग राइट है वो नहीं है। पहले क्या सेम एज हुआ करता था, अब देखिए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 21 एज को रिड्यूस करते हुए 18 ईयर्स वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आषाढ़ का जो मंथ है जो कि हमारे
आप देखिए कि विक्रम संवत के अकॉर्डिंग में हम जो कैलेंडर का जो मंथ हुआ करता है आषाढ़ का, तो आषाढ़ मंथ एक रिलीजियस मंथ है। काफ़ी सारी यात्राएं हैं वो निकाला करते हैं, जैसे कि हम स्पेशली जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में देखते हैं। गुजरात के अंदर में आषाढ़ बीज नाम का एक फेस्टिवल है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और महाराष्ट्र का जो पंढरपुर का एरिया है, सोलापुर के पास में है पंढरपुर, वहाँ पे भी आप देखिए कि एक वरकारी है, यात्रा है, वो वहाँ पे भी निकलता है। यूपीएससी ने 2017 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर में वर्कारीज के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे वर्कारीज के बारे में पता होना चाहिए। वर्कारीज कौन हुआ करते हैं? बेसिकली आप देखिए कि पंढरपुर के अंदर में एक टेम्पल है, टेम्पल लॉर्ड विष्णु का जो विट्ठल स्वरूप है, विट्ठल रूप है, उसके रूप से वहाँ पे वर्शिप हुआ करता है। तो विट्ठल भगवान के जो डिवोटी हुआ करते हैं, लॉर्ड विट्ठल के जो डिवोटी हैं, जिनको कि हम वरकारी के नाम से जाना करते हैं। तो लॉर्ड विट्ठल हैं जिनके डिवोटी हैं, जिनको वरकारी कहते हैं। अब आप देखिए कि जब यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, वरकारीज का जो यात्रा है वो कंप्लीट होने के बाद में चंद्रभागा नाम का एक रिवर है जो वहाँ से फ्लो करता है। उसके अंदर में लोग अपना जो क्लीननेस ड्राइव है, जो क्लीननेस कॉन्सेप्ट है, उसको कैरी आउट करते हुए बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम चंद्रभागा रिवर है उसको कंसिडर किया करते हैं। चंद्रभागा रिवर है जो काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में है। चंद्रा और भागा नाम के दो स्ट्रीम हैं जिनको जुड़ते हुए रिवर है वो बनता है। सबसे पहले आप देखिए कि आपने चेनाब रिवर के बारे में रीड किया होगा। चेनाब रिवर को भी हम दो स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग में कंसिडर करते हैं कि जो चेनाब रिवर है इसमें चंद्रा और भागा नाम के दो स्ट्रीम्स हैं जो इंक्लूड करते हुए, जो ज्वाइन करते हुए चेनाब रिवर है वो फॉर्म करता है। हमारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वहाँ पे, या इंडस वाटर का जो यहाँ पे सिस्टम है जिसमें चेनाब रिवर है वो सिचुएटेड है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उड़ीसा का जो रीजन है जहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है, उड़ीसा का रीजन जहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है, तो माइथोलॉजी के अंदर में कंसिडर किया जाता है कि वहाँ से भी चंद्रभागा जो रिवर है वो फ्लो किया करता है। उड़ीसा के अंदर में तो आपको एक बीच एरिया है, वो भी आपको चंद्रभागा बीच है वो हम देखते हैं जो उड़ीसा में सिचुएटेड है। कोणार्क सन टेम्पल के नियर बाई एरिया में डिसअपियरेंस का सिचुएशन में कंसिडर करते हैं कि चंद्रभागा रिवर वहाँ से फ्लो करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें महाराष्ट्र का एक एरिया है अमरावती डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे भी कंसिडर किया जाता है कि पूर्णा नाम का जो नदी है, पूर्णा नाम का एक रिवर है, कहाँ से फ्लो करता है? महाराष्ट्र के अंदर में। और महाराष्ट्र के अंदर भी अमरावती, वहाँ पे जो रिवर जो फ्लो करती है वो भी पूर्णा का जो ट्राइब्यूटरी है वो भी वहाँ पे चंद्रभागा है। और ये जो बेसिकली पंढरपुर जो सोलापुर के पास में है, तो यहाँ पे जो रिवर फ्लो करता है ये आप देखिए कि भीमा का अपस्ट्रीम के रूप से कंसिडर करते हैं। जो भीमा नदी है, भीमा नदी का अपस्ट्रीम के रूप से इसको कंसिडर हैं वो किया करते हैं। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे चंद्रभागा जो रिवर है उसके बारे में मेंशन है। क्या इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा? वर्कारीज के बारे में क्वेश्चन पूछा था 2017 के अंदर में, शायद भीमा रिवर या चंद्रभागा रिवर के बारे में 2018 के प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एमएलए हैं गुजरात के अंदर में जिनको अटेम्प्ट टू मर्डर का जो चार्ज है उसके बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है क्या, जब किसी पर्सन को इस तरीके से जो सीरियस क्राइम के रिगार्डिंग में अरेस्ट किया जाता है तो उनका जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे आप देखिए कि क्या चेंज हो सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है पोस्ट से। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो 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 पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको डीक्रिमिनलाइज करने के रिगार्डिंग में एक लिली थॉमस केस एग्जिस्टेंस में आता है। लिली थॉमस केस या लोक पहरी केस है। लिली थॉमस केस के अंदर में कहा गया कोई पर्सन 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर, 2 साल या 2 साल से अधिक का उसको सजा हुआ है तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हो जाएगा, मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाइड उनको कर दिया जाएगा। ये लिली थॉमस केस है। और पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद में उनको फिर आप देखिए कि कुछ टेन्योर पीरियड हुआ करता है जिसके अंदर भी वो इलेक्शन को कंटेस्ट है वो नहीं कर सकते। तो ये लिली थॉमस के रिगार्डिंग में है। अब आपको यहाँ पे जो एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमारे जो लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन जो कंडक्ट हुआ था उसमें कितना परसेंटेज ऑफ हमारे जो एमपीज हैं जिनके ऊपर में
सीरियस जो क्रिमिनल ऑफेंस हैं वो लगे हुए हैं। कन्विक्टेड होते तो आप देखिए कि वो नहीं होते पार्लियामेंट के अंदर में, अगर वो किसी भी क्राइम के अंदर में जिसमें 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर का सज़ा है। सो स्टूडेंट्स कितने परसेंटेज ऑफ एमपीज हैं, क्योंकि ये आप अपने आंसर के अंदर भी कोट करोगे कि हमारा जो पॉलिसी फ्रेमिंग है जिसमें क्रिमिनल पर्सन्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वुमेन एमपीज का जो संख्या है वो क्या रिड्यूस हुआ है पिछले हमारे लोकसभा के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो यस स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स रिड्यूस हैं वो हुए हैं। फिर आप देखिए कि दिल्ली के बारे में है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ है उनको लाया जा सके। यूनिफॉर्म लॉ इसके रिगार्डिंग में लेके आने हैं कि व्हीकल्स का अगर ओवर यूज किया गया है व्हीकल को और उसका व्हीकल जो पोल्यूशन है वो ना हो, उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि यहाँ पे अभी रिसेंटली एंड ऑफ द लाइफ का एक ओवर यूज जो व्हीकल है उसके रिगार्डिंग में एंड ऑफ द लाइफ का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था पीपल्स का, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट रहा पीपल्स। आप देखिए कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया पीपल्स के द्वारा, क्योंकि 10 ईयर उसके अंदर में डीजल व्हीकल का जो लाइफ है वो बताया गया और 15 ईयर जो लाइफ है वो बताया गया और जो पेट्रोल व्हीकल है उसका। तो आप देखिए कि ऐसे उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया जाएगा, एक यूनिफॉर्म लॉ है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जा सके, व्हीकल पोल्यूशन लेवल है जिसको कि रिड्यूस है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उनके द्वारा NPCIL नाम का जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल जो न्यूक्लियर पावर के रिगार्डिंग में जो हमारा आप देखिए कि PSU है उसको बेसिकली यहाँ पे अलाउ किया गया है कि इंडिजीनियस वे के अंदर में प्रेशराइज जो हैवी वाटर रिएक्टर हैं वो गुजरात के अंदर में बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं जिनको कि बनाया जाएगा उनको लाइसेंस टू ऑपरेट का जो यहाँ पे अलाउ है वो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए गुजरात के अंदर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कहाँ पे बने हैं। आप देखिए कि सूरत का जो ईस्टर्न पार्ट है, सूरत के पास में एक जगह है काकरापर है, सूरत के पास में एक जगह है काकरापर। काकरापर के अंदर में जो एटॉमिक एनर्जी का जो यहाँ पे NPCIL का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो सेटअप है। आपको हमारी कंट्री के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हैं। आप सपोज कीजिए आपसे कोई मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया न्यूक्लियर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, तो आप इस तरीके से रफ मैप को बना के उसको मार्क कर सको कि काकरा पर यहाँ पे है, तारापुर कहाँ पे है, जो कुडनकुलम है, कैगा है, गोरखपुर है। गोरखपुर आप देखना कि नाम जो फेमस सिटी है वो तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, बट गोरखपुर जो न्यूक्लियर प्लांट है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर में, उसी के नियर बाई एरिया में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि आप मैप के अंदर में मार्क कर सको। 4-5 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैगा नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ है, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। फिर आप देखिए कि केरल के बारे में है, केरल के वहाँ पे एक टाइग्रेस है जो कि मैन ईटर रहा था, मैं उनके द्वारा जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया था, एक का वहाँ पे डेथ भी हुआ था। तो मई के मंथ से इनको कैप्चर करने के रिगार्डिंग में जो एफर्ट्स हैं वो चलाए गए हैं। अब आप देखिए उनको कैप्चर कर लिया गया और जू एरिया के लिए शिफ्ट है वो कर दिया गया। जब भी कोई टाइग्रेस है या टाइगर है या कोई भी वाइल्ड एनिमल है वो आप देखिए कि मैन के ऊपर में उसका इम्पैक्ट होता है, उसको मैन ईटर है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो क्या उस समय में उनका हंटिंग है वो हो सकता है। तो क्या इस तरीके से जो हाईली प्रोटेक्टेड जो स्पीसीज हैं क्या उनको यहाँ पे मार दिया जा सकता है इस रीजन की वजह से। तो आप देखिए कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जो टाइगर को एक अल्टीमेट जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करता है, शेड्यूल 1 के अंदर में इनको कंसीडर करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बट जब भी मैन ईटर के रूप से कोई भी टाइगर या टाइग्रेस को या लियोपार्ड को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसी का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ही सेक्शन 11 जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो कि स्टेट के अंदर में हुआ करते हैं, उनको पावर ग्रांट करता है कि अगर उनको कैप्चर नहीं किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनकी लाइफ को इम्पेक्ट कर सकते हैं, तो उनको उस समय में मारने के ऑर्डर हैं वो भी दिए जाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे कोई फेमस कोई टाइगर या टाइग्रेस या कोई ऐसा एनिमल रहा है जिसने काफ़ी सारे ह्यूमन बीइंग्स को मारा हो कभी, आप देख अर्लियर फेज के अंदर में।
आप देखिए कि एक चंपावत टाइग्रस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1900 के आसपास का समय है, कॉलोनियल एरा के दौरान में। टाइग्रस का नाम क्या है? चंपावत। चंपावत जो टाइग्रस है उसके द्वारा 400 के आसपास लोगों को मार दिया गया था, ऐसा बताया करते हैं। और उसको फिर आप देखिए कि उस टाइग्रस का जो जो किलिंग है वो किया गया जिम कॉर्बेट के द्वारा। जिम कॉर्बेट नाम के जो पर्सन है, जिनके नाम के ऊपर में हमारा जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो भी सिचुएटेड है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर में। कौन सा रिवर है वो फ्लो करता है विद इन द जिम कॉर्बेट के अंदर से? रामगंगा रिवर फ्लो करता है क्या? ये आप देखिए कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2015 के अंदर में, जिम कॉर्बेट के बारे में था। एक स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि वहाँ से क्या ये रिवर है वो फ्लो करता है। वैसे जो प्रोटेक्टेड एरिया जो हुआ करते हैं उनका रिवर आप ज़रूर से देखा कीजिए जब भी कोई न्यूज़ में रहे। और धीरे धीरे जब न्यूज़ से ही आप इन टॉपिक्स को कवर करोगे तो आपका अल्टीमेट जो बार बार रिवीजन रहेगा न्यूज़पेपर के थ्रू में, और आपको ये जो टॉपिक हैं वो याद रह सकेंगे। हमारे जो फॉर्मर सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि उनका अकोमोडेशन है जो कंटिन्यूस उनके पास में रखा गया है, उसका एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग में अपना जो स्टैंड है उसको क्लियरिफाई करते हुए कहा गया है क्यों उन्होंने कंटिन्यूस रखा, क्यों उनको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन नहीं मिला। क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं इम्पोर्टेंट है। बस आपको जो रिटायर्ड जो जज हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको क्या बेनिफिट होते हैं। आप देखिए कि पेंशन का बेनिफिट है, पेंशन मिला करती है। जो न्यू पेंशन स्कीम से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको जो पेंशन है वो गवर्नमेंट अपना ही जो रिवेन्यू है उससे ग्रांट करता है। फिर आप देखिए कि पेंशन के अलावा इनको कुछ बेनिफिट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के रूल्स हैं रिटायर्ड जजेज के बारे में, तो उसमें भी कुछ यहाँ पे बेनिफिट हैं वो प्रोवाइड हुआ करते हैं। रिटायर्ड जज हैं उनको अकोमोडेशन है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहा करता है कि वो अपने अकोमोडेशन है जो बंगलो उनको दिल्ली में मिलता है उसको कुछ समय तक वो कैरी कर सकते हैं, जो कि रूल्स के अंदर ही मेंशन किया गया। माइनॉरिटी जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उसके जो चेयरपर्सन है वो नहीं है अभी कोई भी, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो कि एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी राइट्स को इंश्योर करना। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वर्क को उनके द्वारा ही ओवरव्यू किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के द्वारा। तो आप देखिए कि इसका जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट है वो किया जाए। 1992 के समय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उसको सेटअप किया गया था। इसके अंदर में चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है वो हुआ करते हैं। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन कौन सा है? मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के अलावा क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के अलावा आप देखिए कि सिख रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं और जैन हैं। बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं और फिर जैन हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। कभी कभी एक डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो स्टेट वाइज होना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे हमारे कंट्री के अंदर में जो डोमिनेंट रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, सनातन के जो फॉलोवर्स हैं। हिंदुइज्म आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट वे ऑफ लाइफ के रूप से भी कंसिडर करता है। तो हिंदुइज्म रिलीजन है जो कि डोमिनेंट है, उनके जो पर्सनस हैं वो ज़्यादा संख्या के अंदर में हैं। पर कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे उनके नंबर्स हैं वो नहीं हैं, नंबर से वहाँ पे मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी के अंदर में है। तो उसी के रिगार्डिंग में काफ़ी बार ये डिबेट हुआ करता है, काफ़ी बार न्यूज़पेपर के अंदर भी मेंशन हुआ करता है कि स्टेट वाइज बेसिस पे माइनॉरिटी है उसको डिसाइड किया जाए। क्या जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप देखिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जिनको कि लॉ के थ्रू 1992 के समय सेटअप है वो किया गया। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है, निकोबार प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में 72 आप देखिए कि 1000 का ये प्रोजेक्ट है, 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है अंडमान एंड निकोबार के पर्सपेक्टिव से, कि वहाँ पे ट्रीज़ को कट करते हुए, क्लीन करते हुए टाउनशिप को सेटअप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से। तो उसी का एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि अर्थक्वेक का जो रिस्क है उसको डाउन प्ले या लेस वे के अंदर में शो किया गया रिपोर्ट के अंदर में। अर्थक्वेक का भी इम्पैक्ट हो सकता है।
अर्थक्वेक आप देखिए कि 2004 के समय इसी एरिया के अंदर में सुनामी का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था। हमारा जो निकोबार के अंदर में जो ग्रेटर निकोबार का एरिया है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है वो आप देखिए कि उसी 2004 का जो सुनामी है उसके अंदर में सबमर्ज हो गया था। तो इस तरीके से जो इम्पैक्ट हुआ अर्थक्वेक का जो रिस्क है उसको डाउन प्ले के रूप से बताया गया है। ये रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन करता है। अलग अलग रिपोर्ट हैं, एक रिपोर्ट का जो क्लेम है वो डिफरेंट है, अलग रिपोर्ट का जो क्लेम है वो यहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी आप देखिए कि अदर एरिया के लिए जाना होगा अगर वो प्रोजेक्ट वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेल्गोलैंड के बारे में है। एक आइलैंड काइंड ऑफ सिचुएशन है, या आप देखिए कि यहाँ पे क्लिफ काइंड ऑफ जो आपको ये लैंड एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे है ये? बेसिकली जो हेल्गोलैंड का एरिया है, नॉर्दर्न सी आपने ऑब्जर्व किया हो, नॉर्थ सी के अंदर में सिचुएटेड है। कभी ये पार्ट डेनमार्क के अंडर में हुआ करता था, कभी फिर अदर कंट्री, और अब प्रेजेंट समय में जर्मनी के अंडर में है पिछले कुछ समय से। नॉर्दर्न सी के अंदर में ये स्मॉल यहाँ पे लैंड का इस तरीके से अपीयरेंस है, कुछ सेटलमेंट भी वहाँ पे हुआ है। पहले आप देखिए कि इस एरिया को नेवल बेस के रूप से कंसीडर किया करते थे, नेवल के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट एरिया हुआ करता था नॉर्दर्न सी के अंदर में। फिर स्टूडेंट्स एज ए पिकनिक स्पॉट के रूप से इमर्ज हुआ, लोग अब फ्रेश एयर के लिए जाया करते थे 1925 के एरिया के समय में। स्टूडेंट्स वाइल्ड फायर के बारे में शो किया गया है। वाइल्ड फायर का जो इंसिडेंट है वो हुआ है सीरिया के, वहाँ पे एक एरिया है लताकिया, लताकिया नाम का एरिया है सीरिया के वहाँ पे। सीरिया जहाँ पे आप देखिए कि HTS के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है। इसका एक एरिया के अंदर में रसिया का जो बेस है वो भी हुआ करता था, क्योंकि सीरिया भी मेडिटेरियन सी के साथ अपना एरिया शेयर है वो करता है। तो आप देखिए वहाँ पे रसिया का भी बेस था, बट HTS के पावर के बाद में उन्होंने अपना जो बेस है उसको वहाँ पे चेंज किया है। पहले जो रिजाइम था उन्हीं का फेवर के अंदर में जो उसका एग्जिस्टेंस हुआ करता था। तो ये सीरिया के बारे में था। कैलिफोर्निया का US के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कल कि वहाँ पे भी फायर का इंसिडेंट हुआ है, और टेक्सास के अंदर में फ्लड हुआ है। तो टेक्सास का जो फ्लड है वो रेस्क्यू ऑपरेशन बताया गया है इस न्यूज के अंदर में। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। रेड सी के अंदर में एक शिप वहाँ से पास कर रहा था, तो उसके ऊपर में आप देखिए कि एक अननोन बोट के द्वारा, अननोन वहाँ पे पर्सनस के द्वारा जो अटैक है वो किया गया है, फायरिंग किया गया है रेड सी के अंदर में। तो हो सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है जहाँ पे इथोपिया है, हेटी का है, वो कंट्री सिचुएटेड है, सोमालिया है, वहाँ पे आप देखिए कि सी पायरेसी के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं, और आप काफ़ी पहले से वहाँ पे सी पायरेसी के इंसिडेंट हुआ करते हैं। तो ऐसा अटैक के बारे में बताया गया जो कि रेड सी के एरिया के अंदर में हुआ है। हजीबुल्लाह के द्वारा डिनाई किया गया। हजीबुल्लाह जो कि एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान के, वहाँ पे उसका प्रेजेंस है कि जब तक इजराइल का जो फोर्सेज हैं सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान से रिमूव नहीं होंगे, उनके द्वारा अपने जो वेपन्स हैं उनको आप देखिए कि वेपन्स को नहीं लीव किया जाएगा। तो हजीबुल्लाह, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, हजीबुल्लाह है, हमास है और होतीज हैं। हजीबुल्लाह, हमास और होतीज, जिनको कि ईरान सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के रूप से भी इनको कंसिडर किया करते हैं। ईरान के अंदर में आप देखिए कि जो अटैक हुआ था उसके बाद में सोल्जर्स के द्वारा उस अटैक एरिया, एक्सप्लोजिव एरिया को क्लियर करने का कोशिश किया गया, जिसमें एक इंसिडेंट के अंदर में 2 गार्ड ऑफिसर्स हैं उनका वहाँ पे, 2 गार्ड पर्सनस हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है ईरान के अंदर में। ईरान के अंदर में जो आप देखिए कि अटैक हुआ, ईरान का ही जो अटैक है उसको ब्रिक्स डिक्लेरेशन के अंदर भी इंक्लूड किया गया, और उसी के बाद में आप देखिए कि US के जो लीडर हैं उनके द्वारा एडिशनल जो यहाँ पे टैक्सेशन लगाया गया है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज के साथ में रिलेशन को कैरी आउट करेंगे उनके साथ में एडिशनल जो टैरिफ है वो इम्पोज करेंगे, क्योंकि डिक्लेरेशन के अंदर में इजराइल और US का जो स्ट्राइक था ईरान के वहाँ पे, जिसको कि एंटी जो UN चार्टर है उसके वायलेशन के रूप से रिजोल्यूशन में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, US के ही बारे में है, टैरिफ के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है यहाँ पे कि विदाउट ट्रेड डील जो टैरिफ हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इजराइल का गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो अटैक्स हैं जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है, आने वाले समय में नेगोशिएशन हो सकता है उसके रिगार्डिंग में कतर को विजिट हैं वो किए हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको
रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।